दोस्तों नमस्कार। आज आपको एक घटना सुनाता हूँ। राजनीतिक नहीं है, लेकिन सबके लिए ज़रूरी है और काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ कि ये बात कही जाए, बताई जाए और बहुत ज़रूरी भी है। आपके हमारे सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जो आज की तारीख में जो जिस तरह क्राइम बढ़ रहा है और जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन लोग उसमें अंदर से अपने आप को घुट-घुट करके जी रहे हैं। बहुत से लोग तो इतने ब्लैकमेल हो जाते हैं कि वो अपना लाखों करोड़ों का नुकसान भी कर बैठे हैं। मानसिक रूप से परेशान हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो एक मैं आपको आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ और मैं उस कहानी को बताने का क्या तात्पर्य है, क्यों मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो मैं आपसे बाद में निवेदन करूँगा। तो मेरा निवेदन है कि कृपया मेरी इस बात को पूरा सुनें और आप औरों को भी ये सुनाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे पीड़ित हैं। घटना अभी हाल ही की है, 29 जुलाई की। और हुआ यूँ कि उस दिन मेरी वाइफ का बर्थडे था। तो रात को यही लगभग 10 साढ़े 10 के बजे के आसपास हम लोग घर में बैठे हुए थे। एक रूम में हम सब लोग, मैं, हमारा परिवार, कुछ कॉलोनी के बच्चे थे, हमारे पड़ोसी थे। तो हम सब लोग बैठे हुए थे, गप्पे सप्पे चल रही थी, चाय पानी चल रही थी। उसी दौरान, क्योंकि कुछ देर पहले वाइफ की जो है अपने रिश्तेदारों से, जो हमारे संबंधी, उनसे और अपने भाई बहनों से, नंद से, सबसे उनसे कुछ देर पहले ही बातचीत हुई थी। कुछ से टेलीफोनिक बात हुई, कुछ से वीडियो कॉल हुई। तो जब मैं बैठा हुआ था, सब लोगों के साथ बैठे हुए जब हम बात कर रहे थे, तभी मेरे पास एक वीडियो कॉल आता है। और वीडियो कॉल में नाम ऊपर लिखा हुआ आता है, एक अंकिता करके नाम लिखा आता है। अंकिता एक हमारे परिचित, बहुत ही आज नहीं है, हमारे बड़े भाई की तरह से। अभी हाल ही में कोरोना में उनका देहांत हो गया। तो उनकी बेटी का नाम अंकिता था। मुझे लगा कि शायद अंकिता का फ़ोन है और वो शायद बर्थडे विश करने के लिए उसने मेरे को नंबर पर कॉल कर दिया कि वो रात में है, भाभी से बात करा देंगे। तो मैंने फ़ोन उठाया तो उसमें आवाज़ नहीं आई, और जो सामने वीडियो में फेस आ रहा था तो वो भी आधा आ रहा था। तो मैं पहचान भी नहीं पाया, कि मुझे लगा कि शायद वो गलत एंगल पे रखा होगा, आवाज़ डिस्टर्ब हो रही होगी। तो मैं वहाँ से उठ करके, जब मैंने काट दिया वो फ़ोन और दोबारा से जब कॉल आया, तो मैं उठ करके रूम से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी शोर था, सब लोग बातें कर रहे थे, तो मैं अपने दूसरे रूम की तरफ जाने लगा और मैंने वो मोबाइल ऑन किया। मोबाइल ऑन किया तो सामने फिर वही, सिर्फ इतना फेस, और मतलब नीचे का फेस आ रहा, पूरा फेस नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला कि हाँ अंकिता बोलो। तो उसने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा करो। तो मुझे लगा शायद वो कुछ और कहना चाह रही है और मुझे शायद ठीक गलत सुनाई पड़ा। तो मैंने दोबारा से बोला, मैंने कहा हाँ बोलो बोलो। तो उसने कहा नहीं, मुझे आपसे बात करनी है और अकेले में बात करनी है। तो मुझे एकदम मैं लगा कि अब ये जो फेस आधा नहीं आ रहा है, ये कुछ गड़बड़ नहीं है, जानबूझ के किया हुआ है। तो मैंने एकदम सिर्फ उधर से उठ के अब मैं दूसरे रूम तक गया। मुश्किल से 12 13 15 सेकंड के अंदर अंदर का मसला था। मैंने कहा ठीक है, मुझे नहीं करनी, नमस्ते। और जब तक मैं समझ गया था कि ये गलत फ़ोन है, मैं इसको गलत अटेंड कर लिया मैंने। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करनी, धन्यवाद आपका, और आगे से कॉल ना करें। तो करके मैंने फ़ोन काट दिया। मुश्किल से मैं 15 मिनट भी नहीं होंगी, और 10 15 मिनट मुश्किल से हुई होंगी, तो मेरे पास व्हाट्सअप आया। मैं बीच बीच में अक्सर कई बार व्हाट्सअप वगैरह चेक करता रहता हूँ। तो मेरे पास व्हाट्सअप आया, मैंने देखा कि कोई नए नंबर से व्हाट्सअप आया है। तो मैंने उसमें, और ऊपर उसमें शो हो रहा था 5,000 रुपये इसमें कर दो। तो मैंने एकदम वो व्हाट्सअप खोला, तो उसमें उसने लिखा हुआ कि या तो आप मुझे 5,000 रुपये अभी इस नंबर पे आप वो गूगल कर दो, वरना ये वीडियो जो है मैं अपलोड कर दूंगी। तो मैंने सोचा, उसमें मुझे वीडियो क्या, बहुत सारी उसमें फ़ोटो वीडियो, मैंने उसमें खोल के देखा नहीं भी ठीक से भी क्या है। मुझे लगा वैसे ही कोई कर रहा है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में कीड़ा चला, ये किसका नंबर है। मैंने फिर दोबारा से देखा, तो वो देखा तो उसमें कई सारे फ़ोटो भी, वीडियो भी, और उसमें कई सारे चीज़ें एक साथ आई हुई। मैंने खोल के देखा तो देखा वीडियो, उसमें एक जैसी वीडियो आया था, वो 15 20 सेकंड का वीडियो था। और उसमें से जो मैं उधर से उठ करके गया था, और मैंने वाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था, तो मेरा ऊपर का कुर्ता जो है, उस शुरू का जब मैं चल के जा रहा हूँ, तो वो चलते हुए ऊपर का हिस्सा, और मुश्किल से 10 सेकंड के बाद फिर बिल्कुल नीचे का हिस्सा, जो विदाउट, बिल्कुल नेक्ड वाली जो स्थिति थी, वो वाला हिस्सा उसमें जोड़ करके उन्होंने भेज दिया। मेरा दिमाग घूम गया एकदम। क्योंकि मैं राजनीतिक भी हूँ, और वैसे भी सामाजिक रूप से जब कोई होता है तो वो बड़ा परेशान होता है। अक्सर लोग इसी तरह से ब्लैकमेल होते हैं।
तो मैं गया, तो मैं फिर उठ करके मैं बड़ा परेशान हुआ और मैं तुरंत दूसरे रूम में गया, लेकिन मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गया। मैं ये क्या हुआ यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर मुझे एकदम लगा यार, मैं अगर मैं ही परेशान हो गया तो हम तो दूसरों को दिलासा देते हैं, मैं खुद परेशान हो गया तो बड़ा समस्या होगी। तो मैंने उसके मैसेज को 2-3 बार पढ़ा। उसने लिखा हुआ उसमें कि 5,000 रुपये आप तुरंत भेज दो, और वरना इसको मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे। मैं हिम्मत से बनाई मैंने, और तुरंत मैंने मैसेज किया कि इसको फटाफट अपलोड करो, और मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ इस बारे में। तो कूल किया पहले माइंड को, और उसके बाद मैंने ये मैसेज लिखा। जैसे ही मैंने लिखा, उसने कहा ठीक है पुलिस को फ़ोन कर दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब पैसे, थोड़ी देर बाद फिर मैसेज आया, पैसे भेज रहे हो या नहीं? तो मैंने फिर दोबारा से, मेरा दिमाग उस पर व्हाट्सएप पे आ चुका था, मैंने कहा नहीं पैसे नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन आप पुलिस को ज़रूर भेज रहा हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने उस वीडियो को दोबारा देखा, तो और थोड़ा सा कूल हुआ मैं, क्योंकि अखबार से जुड़ा रहा हूँ, तो डिजाइनिंग वगैरह काम और सब इस तरह से एडवर्टाइजिंग से मेरा पुराना नाता रहा है। तो मुझे लगा ये तो यार क्लियर नजर आ रहा है कि वो कोई और है, ये कोई और है, तो मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ। आजकल सबको मालूम है कि एडिटिंग करके ये सब चीज़ें जाती हैं, और इमेज खराब करने के लिए तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं आज की तारीख में, तो मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ। फिर मैंने बड़े कूल मूड में, हल्के से मूड में मैंने उसको लिखा। मैंने कहा उस इधर से करके, मैंने बेटा आगे से एडिटिंग करनी हो तो पहले आके मेरे पास क्लास ले लेना, मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे करते हैं। आपकी तो एक एडिटिंग ही गलत है, आपने गलती तरह से एडिटिंग कर दी, ये शो भी नहीं हो रहा है कि ये एक ही आदमी है, तो आपको बेटा पहले क्लास लेने की जरूरत पड़ेगी। खैर बात खत्म हो गई, और उसके बाद कोई मैसेज उसका नहीं आया। अब उसके, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि ये आदमी फंसने वाला नहीं है, तो इसलिए उसने बात खत्म हो गई। लगभग ये 29 तारीख की बात है। 1 तारीख को फिर मैं, 1 या 2 तारीख की बात है, अगस्त में, मैं कहीं बैठा हुआ था और बातचीत कर रहे थे, तभी एक कॉल आता है मेरे पास कि उसमें ऊपर लिखा हुआ है, जब मैंने ट्रू कॉलर पर उस पर देखा तो उसमें लिखा हुआ है साइबर क्राइम करके कुछ इस तरह का। ट्रू कॉलर पे चल रहा था, मुझे लगा किसी का फ़ोन आते रहते हैं, बहुत लोगों के आते रहते हैं, हमारे थाने वगैरह से भी फ़ोन चलते रहते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने फ़ोन अटेंड किया, तो उधर से फ़ोन आया कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, द्वारका से, और सेक्टर मैं भूल गया कौन सा सेक्टर उन्होंने बताया था, कि उस सेक्टर से और क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, साइबर क्राइम से, और आपके खिलाफ कंप्लेंट है। तो मैंने किस बात पे कंप्लेंट है? कि आपने किसी लड़की के साथ गलत चैटिंग की है। तो मैंने कौन लड़की है बताइए? तो उसने नहीं, ये तो हम आपको यहीं, आप यहीं पहुँचिए तब आपको बताएंगे। तो मैंने कहा नहीं आप बताओ पहले किससे चैटिंग हुई है, क्या हुई है, और थोड़ा डिटेल बताएं, नाम बताएं किसने कंप्लेंट की है। नहीं वो तो आपको यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। तो मैंने कहा बताइए कहाँ पहुँचना है? तो उसने कहा कि आप, उसने सेक्टर बताया, मैं भूल गया हूँ, लेकिन द्वारका दिल्ली का उसने बताया था। और बाकायदा उसके जो ट्रू कॉलर के ऊपर छोटी फोटो भी आ रही थी, उसमें बाकायदा वो पुलिस की ड्रेस में उसकी फ़ोटो आ रही थी। तो मैंने उससे बात थोड़ा सा लंबा खींचने के लिए, क्योंकि अब जितना थोड़ा बहुत अनुभव हुआ कि उसमें यही है कि बात को लंबा खींच कर, जितना हम पत्रकारिता और राजनीति दोनों का जो अनुभव है उसके हिसाब से, कि बात को खींच करके मालूम किया जाए कौन है। तो मैंने उससे पूछा कि कौन सा बोल रहे हैं। पहले तो मैं उससे पूछता रहा, तो उसने बोला कि नहीं आप पहुँचिए। मैंने कहा भैया अभी मैं नहीं आ पाऊँगा, हफ्ता 10 दिन बाद मैं दिल्ली की तरफ आऊँगा, तो क्योंकि मैं तो उत्तराखंड रहता हूँ, तो आपसे आके मिल लूँगा। तो उसने कहा नहीं तो फिर तो हम कल सुबह तक हम ही लोग आ जाएंगे उठाने के लिए। तो मैंने कहा आप ही आ जाओ, यहीं पे बात हो जाएगी। तो उसने कहा कि नहीं आपको खुद आना, आप खुद आओ और फटाफट आओ, वरना फिर बात बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी। मैंने ऐसे ही उससे पूछा कि कौन सा बोल रहे हैं, तो उसने नाम बताया पहले, और उसके बाद बोला मैं डीसीपी बोल रहा हूँ। तो मुझे एकदम लगा कि यार मैं गलत आदमी से बात कर रहा हूँ, बिना मतलब की टेंशन ले रहा हूँ। डीसीपी कभी इस तरह से बात नहीं करता जिस तरह से उसने मेरे से कम 3-4 मिनट हो गई बातचीत कर रहा है वो। डीसीपी इतनी बात नहीं करता, और डीसीपी इस बात के लिए मुझे कॉल भी नहीं करेगा। कोई व्यक्तिगत हो तो बात अलग होती है, लेकिन जो नहीं जानता है वो डीसीपी मुझे कॉल नहीं करेगा। और उसका बोलने का स्टाइल भी बता रहा था कि कोई जैसे कांस्टेबल टाइप के लोग होते हैं वो बात कर रहे हैं। तो खैर मैंने फिर मैंने बात को उड़ाने के लिए, मैं समझ गया कि फर्जी फ़ोन है, मैं बिना मतलब टेंशन ले रहा हूँ, तो मैंने उसको बोला, मैंने ठीक है वैसा है, मैं 1 घंटे बाद आपको फ़ोन करता हूँ, मैं कल ही आता हूँ आपसे मिलने के लिए, और मैं बताऊँगा 1 घंटे बाद कि मैं कब तक आ सकता हूँ। उसने कहा ठीक है जल्दी बताओ मुझे। मैंने ठीक है। मैंने तभी अपने भाई हैं जो विधायक भी हैं, उनको बताया ऐसे, और उन्होंने भी इंस्पेक्टर को फ़ोन कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ शर्म आ रही थी कि यार मैं क्या फ़ोन करूँ इंस्पेक्टर को। तो उन्होंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आजकल तो पुलिस वालों के पास भी ऐसे फ़ोन आ रहे हैं, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है,
लेकिन हाँ, ये है कि अगर वो कंप्लेंट देना चाहे तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो खैर वो फिर बात आई गई होगी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी पिछले बहुत सारे समय से, अभी हाल ही में हमारे डीजीपी जो उत्तराखंड के हैं, बहुत ही सक्रिय हैं, बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी हैं। उन्होंने भी एक क्राइम को लेकर के, साइबर क्राइम को लेकर किताब भी लिखी है। उसमें कई सारे एग्जाम्पल भी उन्होंने दिए हैं। और एक व्यक्ति, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्होंने लगभग 1 करोड़ के लगभग एक राशि, बहुत बड़ी राशि किसी के जाल में फंस के, एक लड़की के, और उन्होंने सब वो गंवा दी और उसके बाद वो डिप्रेशन में भी चले गए, परेशान भी हुए। तो इस तरह की कहानियां बहुत सारी आज की तारीख में हो रही हैं। आपके पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, आपके अकाउंट में एक फिगर भी ऐसी देते हैं कि आप कभी कभी अक्सर वो लिंक खोल लेते हैं, 32,428 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। तो ऐसे ऐसे करके देते हैं। एक बात और है, जब मैंने जो आपको बताया कि शुरू में ऐसी आपके पास वीडियो बन करके आई है, तो उसमें वो सबसे पहले ही बात यह है कि आपसे छोटी अमाउंट मांगते हैं, 2, 4, 5 हज़ार रुपये तक की अमाउंट मांगते हैं। और वो इसलिए मांगते हैं कि वो देख लेते हैं कि तो ये इजीली एक अमाउंट होती है। कई बार लोग जो फंसते हैं, जो टेंशन में आ जाते हैं, वो सोचते हैं चलो यार 2, 4, 5 हज़ार रुपये देकर के पीछे छुट रहा है, दे दो। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये तो एक टोकन अमाउंट एक तरह से मांगते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि व्यक्ति मानसिक रूप से हमारे दबाव में आ गया है कि नहीं आ गया है, और आ गया है तो अब इसको 5,000 रुपये इसने मान लिया दे दिया, तो उसके बाद उसको कहा जाता है कि अब तो आपने 5,000 रुपये दिए थे, यानी कि आपने हमसे बात की है, अब तो आप फंस गए। ठीक है ना, क्योंकि अब आपके घर पे बताएंगे देखो उन्होंने 5,000 रुपये में भेजे हैं, तो इसका मतलब आपने क्यों भेजे हैं। अब आपके घर में सब लोग आपसे सवाल करेंगे कि जब तुम गलत नहीं थे तो पैसा क्यों दिया, तो अब और दे दो, अब एक काम करो 15,000 रुपये और कर दो, फिर 50,000 रुपये कर दो। तो ऐसे करते करते वो आपसे लाखों रुपये वसूल लेते हैं, और उसके बाद आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो, आप बिल्कुल तत्काल बिना किसी हिचक के किसी भी अपने साथी से, जिसको आप समझदार समझते हो, आपको जिस पे विश्वास हो, आप उससे बातचीत करें। नहीं तो आप सीधे थाने जाएं, कम से कम इंस्पेक्टर की जानकारी में, किसी दरोगा की जानकारी में जरूर डालें। आप बिल्कुल भी कतई, मैं आपसे सबसे, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, युवा लड़का हो, युवा लड़की हो, कोई भी हो, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जो आप लोग सब लोग इस प्रकार के कई बार डिप्रेशन में जाने की स्थिति में जाते हैं, और ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। मेरी जान पहचान में ही, मेरे सर्किल में 3, 4, 4, 5 ऐसे मेरी एग्जाम्पल हुए कि लोगों को इस तरह से देखने को मिला कि उन्होंने पैसे भी दे दिए, और उसके बाद 2-2, 2.5 लाख रुपए, और उसके बाद और उल्टा नशे, ज़्यादा नशा करने लगे पहले से, क्योंकि वो परेशान हो गए, कमाई कम है, दिक्कत है। और जो कम नॉर्मली जो बेचारा कोई सीधा और जो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है, वो युवा उसमें ज़्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक तो पैसा कम है मेरे पास, उसके बाद यार मैं ऐसे फंस गया हूँ, मेरी सामाजिक रूप से समस्या ज़्यादा हो जाएगी, माँ बाप भी लड़ेंगे झगड़ेंगे, अगर शादी है तो उससे बीवी की चिंता होने लगती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को जब आप बैठ करके डिस्कस करेंगे, जब आप सबको बताएंगे, तो वो सब चीज़ें हंसी मजाक में सब खत्म हो जाएंगी। आप किसी को भी एक पैसा ना दें, बिल्कुल भी एक भी पैसा ना दें। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि अगर किसी को भी, आपको ऐसी फ़ोन आए, ऐसी घटनाएं आपके साथ हों, ऐसी एडिटिंग होकर के आपको कोई ब्लैकमेल करने का काम करे, ऐसी सबसे पहले अपने घर में बताएं। उसके बाद आप जिसको बताना चाहें, आपके घर में बड़ा भाई हो, पत्नी हो, पिताजी हो, माताजी हो, कोई भी हो, उनको बताएं। कोई साथी हो, तुरंत उसको बुलाएं। उसके बाद आप सीधे थाने में जरूर उसको एक बार बता दें। आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आप, मैं तो कह रहा हूँ आज की तारीख में आप जितना खुल करके इसके इस चीज़ को प्रतिकार करेंगे, धीरे धीरे सब लोग इसमें, ये इस तरह क्राइम तभी जाके खत्म होगा। ये क्राइम ना तो पुलिस खत्म कर सकती है, ना ही कोई व्यक्ति ऐसा खत्म कर सकता है कि, क्योंकि अब ये चीज़ें ऐसी होती जा रही है कि अब बिना किसी ओटीपी के आपके अकाउंट से पैसा खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। आधार कार्ड के जो एक क्यूआर कोड और कौन सा उसमें चीज़ें आती हैं, उससे पैसा गायब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें तब होंगी जब बशर्ते आप खुद जागेंगे, आप खुद एक्टिव होंगे, और आप खुद ये सोचेंगे कि अब मुझे इसमें दबना नहीं है, आगे आकर के इसको विरोध करना है। जब आप पैसा देना बंद कर देंगे, तो वो जो बदमाश है, जो आपसे पैसा लेना चाह रहा है इनडायरेक्टली तरीके से, सामने बिना लूट के और बिना छीना झपटी के, वो एक तरह से ये मोबाइल के थ्रू जो आपसे छीन रहा है, वो भी जब आप बंद कर देंगे, जब प्रतिकार करेंगे, जब आपसे उसको हड़काएंगे, तो वो अपने आप गायब हो जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन यही है, अपनी मैं बात इसलिए बता करके आपको बताना चाहता था कि आप बिल्कुल भी कहीं भी इन चीज़ों में शर्म ना करें, आप कहीं भी इसमें मानसिक रूप से दबाव में ना आए, आप कहीं भी इसी बात पे किसी प्रकार से मानसिक रूप से परेशान ना हो। फर्जी लोन लेने की भी बातें इस प्रकार से चल रही है। अभी हाल में बीबीसी ने एक बहुत अच्छी खबर बनाई है, अभी भी मैं पिछले दिनों देख रहा था, जिसमें वो फर्जी तरीके से लोन देने वाली कंपनियां आपसे कांटेक्ट करती हैं,
फिर आपको लोन देती हैं, छोटा लोन देती हैं, वो लोन दे करके आपसे पहले ही एडवांस में कुछ किस्तें काट लेती हैं, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ज़्यादा लग जाता है, फिर आपसे बदमाशी करती हैं, बदतमीजी करती हैं, फिर आपके मोबाइल से सारा डाटा चुराती हैं, फिर आपके जान पहचान वालों से, आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों को उनको फ़ोन करके बताती हैं कि फला व्यक्ति ने हमसे पैसा ले रखा है और आप उसको वो लिए, तो आपको बदनाम भी करती हैं। आप बदनाम होकर के जो है बदनाम होने के डर से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया, मरने की स्थिति में पहुंच गए, और वो कंपनी आकर के दोबारा से बोलते हैं कि पुराना लोन चुकता करो और उसके लिए हम तुम्हें दोबारा लोन दे रहे हैं। तो दोबारा लोन, पहला लोन चुकता करने के लिए नया लोन देते हैं और फिर उसमें वही जाल में फंसा करके रख लेते हैं। तो आप बिल्कुल भी इन चीज़ों को अवॉइड करें। कोई भी दिक्कत हो, आप अपने आसपास के थानों से, आसपास की जो भी व्यक्तिगत ऐसा कोई वकील हो, कोई भी हो, आप उनसे डिस्कस करें, अपने घर में डिस्कस करें। सबसे पहले तो आप कोई ऐसी दिक्कत हो, बिल्कुल निश्चिंत होकर के डिस्कस करें, संपर्क करें, चर्चा करें, खुद से करें। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कल को बदनाम होंगे, उससे पहले कि आप खुद अपनी बात अपने से बोलिएगा, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समाज समझेगा, ना कि आपको नकारात्मक आपकी बातों को लेगा। तो मेरा निवेदन यही है, और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की बातों को इग्नोर करते हुए, और आपके साथ यदि कोई घटना हुई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपने भी ऐसा अगर झेला है और उसको इग्नोर किया है, इसको वो किया है, तो एक अच्छा एग्जाम्पल की तरह से आप उसको मुझे बताने का कष्ट करेंगे। और इस वीडियो को आप जितने अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर पाए, मैं समझूंगा कि शायद जो मैंने बताया है, वो मेरा एक निवेदन जो आप सब लोगों के लिए है, वो शायद सफल होगा यदि आप सब लोग उसको शेयर करेंगे और एक दूसरे को बताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।